नमस्कार व्यूअर्स। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट मिस्टेक्स। जी हाँ सज्जनों, आप यदि अपने घर का स्वयं का मकान बनवा रहे हैं या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट बनवा रहे हैं या एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट में ये सारी बातें आपको डिटेल से लिखनी चाहिए। यदि आप डिटेल से नहीं लिखते हैं इन बातों को तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब भी आप फाइनल बिल पेमेंट करेंगे अथवा फाइनल बिल का पेमेंट लेंगे उस समय ये विवाद के मुद्दे बन सकते हैं। सज्जनों, आइए वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर एग्रीमेंट करते समय लोग बाग कर देते हैं। पहली गलती होती है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया मगर उसमें पूरी बातें डिटेल से नहीं खोली। फर्श कच्चा होगा या पक्का होगा आपने उसमें नहीं मेंशन किया है। यदि फर्श पक्का होगा तो उसमें टाइल लगेगी, मार्बल लगेगा, कोटा स्टोन लगेगा, मंजिया होगा, घिसाई कौन करेगा, पॉलिश कौन करेगा, टाइल्स कहाँ कहाँ लगानी है, किचन में लगानी है, बाथरूम में लगानी है, किचन किस तरह का होगा, किचन का स्लैब कैसा होगा, ग्रेनाइट लगेगी या किचन की साइड में जो टाइल्स लगेंगी वो कौन लगाएगा, उनके क्या चार्जेज होंगे। ऐसी एक नहीं सैकड़ों ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग जब भी एग्रीमेंट करते हैं उसमें मेंशन नहीं करते हैं और अंत में जाकर ये एक विवाद का मुद्दा होता है। और वहाँ कटता कौन है? खरबूजा, यानी चाकू पड़े चाहे खरबूजा पड़े, दोनों में से कटता खरबूजा ही है और ऐसी स्थिति में आप लॉस में आ जाएंगे। सज्जनों, दूसरी बात आती है बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा। ये आप उसमें एग्रीमेंट में लिखिएगा, क्योंकि बिजली पानी की व्यवस्था आप खड़े ही कह देते हैं हाँ साहब बिजली हमारी होगी, पानी हमारा होगा। यानी मकान मालिक है वो कह देता है कि बिजली पानी तो अपने कनेक्शन है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि बिजली यदि नहीं आएगी उस दिन जनरेटर का चार्जेस कौन देगा, क्योंकि आपने कहा है कि बिजली मेरी होगी, मैं दे दूंगा बिजली, मगर बिजली नहीं आएगी तो जनरेटर मंगवाएगा अगला और उस समय आपकी स्थिति ऑकवर्ड हो जाएगी। पानी यदि आपके कनेक्शन से आ रहा है, मान लीजिए जलदाय विभाग के कनेक्शन से आ रहा है, वो पानी तो दे देंगे, मगर कई बार वो पानी सीमित पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में टैंकर से पानी लाना पड़ता है और वो उस स्थिति में उसके चार्जेस कौन देगा, ये बात आपने हिडन रख दी। सज्जनों, साइट से मटेरियल कितनी दूर होगा। जैसे आपका प्लॉट है तो प्लॉट के पास में गाड़ी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। सपोज कीजिए कोई 10 चक्का गाड़ी आ गई, अब 10 चक्का गाड़ी वहां तक पहुंचती नहीं है और वहां से 200 फीट दूर मटेरियल खाली हो रहा है। अब उसका रीट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, ये भी आपको तय करना पड़ता है, क्योंकि जब जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कह देता है साहब मेरी तो ऑन साइट बात हुई है, अब आप ऑन साइट ला कर दीजिए। और ऑन साइट आप मंगवाएंगे तो ट्रक वहाँ आपका 200 फीट दूर अनलोड हो गया, वहाँ से लोडिंग करवाना, कार्टेज करना और अनलोडिंग कराना ये महंगा साबित होगा। ऐसी स्थिति में आपको ये भी दूरी तय कर लेनी चाहिए कि आपका जो प्लॉट है उसकी 50 फीट की दूरी के अंदर अंदर मटेरियल आपको देना होगा। ऐसा यदि आप कंडीशन कर लेते हैं तो ये विवाद का मुद्दा सुलझ जाता है। सज्जनों, अगली बात आती है कि फाउंडेशन की गहराई कितनी होगी। कई बार साइट की सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां अपने को गहराई 6 फीट तक लेनी पड़ती है और जनरली लोग 3 फीट की गहराई तक ही निर्माण करवाते हैं, 3 फीट की गहराई से ज़्यादा गहरा मकान नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक समस्या और आ जाती है। आप कहते हो नहीं 6 फीट गहरा लेना पड़ेगा, अगला कहता है नहीं मैं तो 3 फीट से ज़्यादा नहीं लेता। बात एग्रीमेंट पे आती है कि एग्रीमेंट में मेंशन कहाँ है, तो एग्रीमेंट में तो मेंशन नहीं है और जनरली हम ऐसा करते हैं, वो जनरली का नाम लेकर के आपको परेशान करने लग जाते हैं। सज्जनों, आगे बात आती है कि प्लिंथ कितना ऊंचा होगा। कई लोग बाग 2 से 3 फीट के आसपास ही प्लिंथ ऊंचा रखते हैं, रोड लेवल से 2-3 फीट के आसपास ही लेते हैं, मगर कई जगह रोड की स्थिति ये होती है कि ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल बाद में ये एरिया फिलअप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रोड से आपको 5 फीट ऊंचाई लेनी पड़ती है और ठेकेदार अट जाता है कि साहब 3 फीट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं तो,
यदि आप 3 फीट से ज़्यादा लेते हैं तो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस करूँगा। वहाँ के एक विवाद का मुद्दा हो जाता है। सज्जनों, अब आगे बात आती है कि पेमेंट की स्टेज क्या क्या होंगी। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आपने कह दिया कि साहब मेरी तो 210 रुपये पर फीट के हिसाब से रेट है आपकी, आप जो काम करेंगे उसके रेट दे देंगे। ये तो सही है, बात सही है आपकी, 210 रुपये पर फीट के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी रेट तय हो गई। मगर पेमेंट कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए काम शुरू किया और 10 दिन बाद में अगले ने कह दिया 1 लाख रुपए दो और परसों वो काम छोड़ के भाग गया। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपको ये तय करना चाहिए कि फाउंडेशन यानी डीपीसी तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। डीपीसी डालते ही आपको 40% पैसे मिल जाएंगे, 20% पैसे मिल जाएंगे, 30% पैसे मिल जाएंगे। वर्टिकल वाल पूरी होने के बाद में नेक्स्ट 10% 20% मिल जाएंगे और स्लेब डालते ही आपको 70% पेमेंट हो जाएगा और बाकी 30% पेमेंट आपको पूरा वर्क होने के बाद में ऑल एवरी रेस्पेक्ट सौंपने के बाद में दिया जाएगा। यदि ऐसा आप मेंशन कर लेते हैं या अपने हिसाब से आप जो भी स्टेज बनाना चाहें कि पेमेंट की ये स्टेज होंगी, वो आप बना सकते हैं। अगली बात आती है कि क्योरिंग कौन करेगा। सज्जनों, कॉन्ट्रैक्टर जिसको ठेका दिया है वो क्योरिंग करते हैं तो वो नाम मात्र की करते हैं, आपको दिखाने के लिए वो पानी डाल देते हैं, बाकी वो ज़्यादातर अच्छी क्योरिंग नहीं करते। और मकान मालिक अपने हिसाब से क्योरिंग करता है तो वो अच्छी से करता है। इसलिए इस बात को जरूर खोलने में कि क्योरिंग कौन करेगा और कितनी बार करेगा। अगली बात आती है कि अर्थ की फिलिंग कौन करेगा। जैसे मान लीजिए आपने प्लिंथ से 5 फीट की हाइट ली है तो उसके अंदर आपको मिट्टी डालनी पड़ती है। वो मिट्टी कौन डालेगा, मिट्टी कहाँ से आएगी, मिट्टी के चार्जेस कौन देगा, ये सारी बातें आपको खोल लेनी चाहिए। अगली बात आती है कि काम की समय अवधि क्या होगी, यानी काम आपका आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये कितने महीने में पूरा करना है। ऑल एवरी रिस्पेक्ट आपको 6 महीने में, 12 महीने में, जो भी आप टाइम फ्रेम बनाएं उस हिसाब से पूरा करना है। और यदि विद इन टाइम नहीं होगा तो 1 महीने लेट होने पर क्या पेनल्टी होगी, 2 महीने लेट करने पर क्या पेनल्टी होगी और 3 महीने लेट करने पर क्या पेनल्टी होगी, ये भी आपको तय कर लेना चाहिए। और इससे बाद में बात आती है कि वाल की वर्टिकल वाल जो आपके मकान की हाइट होगी, फर्श से लेकर के छत तक की उस हाइट की ऊंचाई क्या होगी। कुछ लोग वह 11 फीट लेते हैं, कुछ 12 फीट ले लेते हैं और आजकल तो कई लोग 14 फीट लेने लग गए। और बड़े शहरों में जहाँ एसी रूम वगैरह बनाते हैं वहाँ 8 फीट 9 फीट की हाइट लेते हैं। तो अलग अलग जगह हाइट होती है, इसलिए ये भी तय कर लेंगे। सज्जनों, यदि आप इस विषय में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यानी टोटल 2 वीडियो अपलोड करता हूं। उनको देख करके आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं और अपने अनुभवों को और ज़्यादा पुष्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय 3 बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहली बात ये कि बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को आप इस वीडियो का भी फायदा मिले जो फायदा आपको मिल रहा है। और तीसरी बात, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी ये दिल में सुकून मिले कि जो मैं बना रहा हूँ वो आपको कितना पसंद आ रहा है। नमस्कार।